Hello students, today we gonna start our new subject in a new semester, which is a 4 semester class. In 4 semester class we have a subject called electrical machines second. Okay, so in your 3rd semester classes you might be learned about the electrical machine first. Okay, the machine subject have 2 parts. Okay, first one is in your 3rd semester class, and another one which is advanced machine is in your 4th semester classes. So see, in your first year class when we studied about the basic electrical engineering, so we have the basic idea of the electrical machines. हमें वहाँ से हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स का बेसिक आइडिया मिल जाना चाहिए, मिल चुका था, बिकॉज हमने वहाँ पर ही देखा था कि हमने जो मशीन्स थे उनको कैटेगराइज किया था इन 2 पोर्शन. ओके, फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू दी सप्लाईज, नेचर ऑफ द सप्लाईज हम कौन सा गिवन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि 2 टाइप्स के मशीन्स होते हैं. एक तो होता है एसी नेचर का और दूसरा होता है डीसी नेचर का. ओके, यहाँ से विजिबल नहीं होगा. एक होता है एसी नेचर का और दूसरा होता है डीसी नेचर का. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर. सो थोड़ा अगर ऑडियो और वीडियो का कुछ हो तो यू कैन टेक्स्ट मी. ओके, यू कैन टेक्स्ट मी इन दी बिलो ऑफ दी या ऑन दी कमेंट एरिया. यू कैन कमेंट मी if you have some kind of audio or video quality issues. Okay, so इन बेसिक इलेक्ट्रिकल या BEE जो सब्जेक्ट था उसमें हमने नेचर ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया था मशीन्स को 2 टाइप्स में. एक होता है एसी और डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट. सो एसी नेचर में जो मशीन्स आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है सबसे फर्स्ट मशीन जो होती है वो होती है ट्रांसफार्मर. ठीक है, नेक्स्ट होती है इंडक्शन मशीन. ओके, एंड थर्ड वन इज दी सिंक्रोनस मशीन. डीसी मशीन्स में सिर्फ जो मशीन्स आती हैं वो होती हैं डीसी मशीन्स, जिसमें कि हम मोटर और जनरेटर दोनों सेट्स के बारे में स्टडी करते हैं. मोटर और जनरेटर के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, मोटर एंड जनरेटर. ओके, सो इन 3rd सेमेस्टर क्लासेस दिस इज हमारे पास सिलेबस भी यहाँ पे ओपन है, जिसमें कि हम इजीली देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट में हमने लास्ट क्लास में स्टडी या लास्ट सेमेस्टर में हमने जो टॉपिक्स कवर अप कर लेने चाहिए थे मशीन्स के लिए. बेसिकली मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर सब्जेक्ट है. ठीक है, जैसे कि अगर हम मशीन्स की बात करेंगे 3rd और 4th सेकेंड ईयर में हम लोग मशीन के बारे में स्टडी करते हैं. आगे फर्दर क्लासेस में लाइक 3rd ईयर में हम लोग पावर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं. तो दीज आर दी कोर सब्जेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स. सो इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स इन 3rd क्लास व्हाट वी हैव स्टडीड, दिस इज द सिलेबस ऑफ द 3rd सेमेस्टर क्लास. So in 3rd semester we studied about electrical machine, first part of the electrical machines, in which the first unit dictates about the magnetic field of the machines. So this is a very basic concept, and every rotating machine must have the magnetic field in itself. Okay, so the soul of the rotating machine, soul of the any machines, whether it is a rotating or whether it is a static machine, whether it is a transformer, whether it is a motor or whether it is a generator, कोई भी मशीन हो उसमें जो सोल प्रॉपर्टी होती है या जो बैकबोन ऑफ द सिस्टम, वो बैकबोन ऑफ द मशीन होता है, जो उसका सोल वर्किंग प्रिंसिपल जिस पे रिले करता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड. सो फर्स्ट जो यूनिट है वो इसीलिए इन्होंने सिलेबस में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में दिया हुआ है. ठीक है, सो वो सब चीज़ हमने इसमें स्टडी किया था. मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, एमएमएफ, फ्लक्स, रिलक्टेंस, इंडक्टेंस. कुछ बेसिक्स लॉस थे, जैसे बायो-सावर्ट्स लॉ होता है, एक एम्पियर्स लॉ होता है, जो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को, उसकी स्ट्रेंथ को बताने में काम आता है. सो ये सब चीज़ उस टाइम में स्टडी किया होगा. कौन कौन सी मशीन्स हमने उस टाइम में कवर अप किया था? एक तो था आपके पास फर्स्ट डीसी मशीन्स. ठीक है, एंड द लास्ट यूनिट इज वॉज दी ट्रांसफार्मर. सो जो 2 मशीन्स हमने लास्ट सेमेस्टर क्लास में स्टडी किया था वो था ट्रांसफार्मर और सेकेंड आपका था डीसी मशीन्स. ठीक है, तो एसी मशीन्स में ही हमारे पास ज़्यादा कैटेगराइज क्यों हैं या ज़्यादा ऑप्शंस क्यों होते हैं? क्योंकि जितना भी सिस्टम डेवलप किया गया है पावर सब सिस्टम में या जो भी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है हमारे इंडिया में, वो किस पे है बेस्ड है? एसी पे बेस्ड है.
तो जितनी मशीन्स हमने स्टडी करनी है वो है ज़्यादातर एसी नेचर की मशीन स्टडी करनी होती है। डीसी नेचर की मशीन जो होती हैं वो कुछ एब्सोल्यूट या कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में उनका यूज़ हो सकता है, और जिसमें से भी डीसी मोटर्स का ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि डीसी मोटर्स कोई हम लोग ट्रैक्शन वर्क में या हमारे जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स होते हैं या फिर हमारी जो मेट्रो स्टेशन होते हैं, मेट्रो ट्रेन्स होते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। वो यूज़ भी क्यों होता है, क्योंकि हमने जब टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्टिकुलर डीसी सीरीज और डीसी शंट मोटर देखा हुआ, तो हमें वहाँ पे ये चीज़ क्लियरफाई हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अदर देन दैट ज़्यादातर हम जिन मशीन्स का यूज़ करते हैं वो एसी नेचर की मशीन्स होती हैं। जैसे अगर हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर इज द मशीन जिसका यूज़ क्या होता है कि हमारे पास स्टेप अप और स्टेप डाउन करने में ये काम आता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन, क्या स्टेप अप स्टेप डाउन करता है ये? या तो वोल्टेज को करेगा, या आपके पास करंट को करेगा, या फिर आपकी पावर सप्लाई को करता है। इट इज़ अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ट्रांसफ़र करने के बावजूद या फिर वोल्टेज करंट और पावर को ट्रांसफ़र करने के बावजूद इसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस होती है ट्रांसफार्मर। तो इसके बारे में कुछ हमने ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी लास्ट क्लास में किया था। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज़ द बेसिक लॉ ऑफ एनी मशीन। ये लॉ फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ होता है E इक्वल्स टू NdΦ/dt, ठीक है, जहाँ पे कि इसमें स्टेट करता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर हम इस n को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो ये सब बेसिक्स लॉज थे जो कि हमने लास्ट क्लास या लास्ट सेमेस्टर क्लास में स्टडी हो जाना चाहिए, उनका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तभी हमें आगे के जो फर्दर टॉपिक्स हैं, क्योंकि यह हमारा एडवांस मशीन्स है जिसमें कि हम इंडक्शन मशीन्स के बारे में स्टडी करेंगे और सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी करेंगे 4th सेमेस्टर की क्लासेस में। सो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो था, मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में हमने या लास्ट सेमेस्टर में हमें ट्रांसफार्मर में क्या स्टडी किया था, ठीक है, और उसका क्या बेसिक लॉ था, क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, कैसे वो जनरेट होता है। सो ये सब चीज़ें बेसिक्स जो होते हैं वो क्लियर होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होनी चाहिए, तभी हमें आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल मशीन का सेकंड पोर्शन है, विच इज़ इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, जिसमें कि हमें जो मशीन स्टडी करनी है उनके बारे में हम देखते हैं आज, ठीक है। तो टुडे इज़ अ वैसी बेसिक और इंट्रोडक्शन क्लास, होप करेंगे कि फर्दर क्लासेस भी हम कंडक्ट कर पाएँ इसी तरीके से। सो दिस इज़ द सिलेबस, ओके, ये आपका BTO सिलेबस है। सो इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड्स में जो मशीन्स के लिए सबसे फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ आउटकम ऑफ द कोर्स। सो स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो हम सबको पता होना चाहिए, इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि मशीन्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हम डेली टू डेली लाइफ में जिस चीज़ पे डिपेंड है वो मशीन्स ही होती हैं, ठीक है। तो मशीन्स के बारे में नॉलेज होना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, वो हम सबको एक कॉमन आइडिया हो जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज द सेम सब्जेक्ट विच वी आर अर्लियर स्टडीड इन द 3rd सेमेस्टर क्लासेस। सो फर्स्ट यूनिट इज द ऑब्जेक्टिव, ओके। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव सिंपली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें डेली टू डेली लाइफ के बारे में जो भी मशीन्स हम यूज़ करते हैं, बिकॉज हम लोग टोटली डिपेंडेंट हैं, ठीक है, चाहे वो पानी की मोटर हो, चाहे वो हमारे रेजिडेंशियल लोड में या जो कंज्यूमर लोड्स पे सप्लाई आ रही है, उसके लिए भी हमें ट्रांसफार्मर चाहिए, ठीक है, स्टेप डाउन करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली हम जो प्लांट से जनरेट कर रहे हैं पावर, उसको तो हम अपने घर में यूज़ कर नहीं सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम किस मशीन पर डिपेंड हैं? ट्रांसफार्मर के लिए ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर हम अपने घर पे हाई प्रेशर या प्रेशर वाले पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए जिस पानी की मोटर का यूज़ करते हैं वो भी इंडक्शन मशीन है, जो पंखा घूम रहा है वो भी इंडक्शन मशीन होती है, जो वाटर कूलर या जो हम समर कूलर यूज़ करते हैं उनमें जो मशीन है वो भी इंडक्शन मशीन होती है। सो हम टोटली किन मशीन्स पे डिपेंड होते हैं? हमारी मशीन्स के ऊपर हम डेली टू डेली लाइफ में डिपेंड्स हैं, ओके। तो उसके लिए हमें स्टडी करने की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिकल मशीन्स को। सो सबसे फर्स्ट सेकंड जो इसके अंदर टॉपिक है वही हम आज सेकंड जो इसका चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ द AC वाइंडिंग्स। सो सबसे पहले तो मशीन्स जो होती है उसके अंदर सर्किट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो 2 सर्किट्स होते हैं, एक तो मैग्नेटिक सर्किट्स होता है, ठीक है। सबसे पहले जो मशीन्स होते हैं, किसी अगर मशीन का हम कंस्ट्रक्शन वाइज स्टडी करेंगे तो कंस्ट्रक्शन वाइज इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। कौन कौन से सर्किट्स होते हैं? बिकॉज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टडी कर रहे हैं तो हम सर्किट्स के लिए डील करेंगे, ठीक है। सर्किट्स क्या होते हैं?
सर्किट्स बेसिकली क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ सर्किट्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, आर, एल एंड सी एंड सम काइंड ऑफ दी वोल्टेज और बैटरी सोर्सेज आर देयर। सो इन सर्किट्स को कंबाइन करने पे या इन एलिमेंट्स को कंबाइन करने पे जो एक टोपोलॉजी या जो कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब भी हमें किसी भी मशीन का, किसी भी, याद रखिएगा बात को, किसी भी मशीन की परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी करना होगा, किसी भी मशीन की क्या परफॉर्मेंस है। बेसिकली कभी भी हम कोई भी मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हमें उसमें क्या चीज़ें देखने मिलती, कितना रैम है, कितनी बैटरी लाइफ होगा, क्या इसके फीचर्स होते हैं, ठीक है, कितना मेगापिक्सल कैमरा है। तो इस तरह से कोई भी मशीन होता है तो उसके क्या फीचर्स होते हैं कि वो कितना वोल्टेज देगी, कितने वोल्टेज पे काम करेगी, कितना लाइफ टाइम होगा, कितने लाइफ टाइम को चल पाएगी, ठीक है, क्या उसका लाइफ टाइम कितना है, कितने ईयर तक वो, कितनी एफिशिएंसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कितना एफिशिएंसी है, 80% एफिशिएंसी है, 100% एफिशिएंसी है। तो दीज आर दी बेसिक परफॉर्मेंस एलिमेंट्स या परफॉर्मेंस जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं परफॉर्मेंस का। वो कौन से होते हैं, एक तो वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी एंड द लॉसेस। ये तीन ही चीजें होती हैं। इसी के लिए हमने, अगर याद होगा तो, ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, या बोल सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन को डिफाइन करने के लिए हमें एक सर्किट की ज़रूरत होती है जिसको कि हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द मशीन। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हमने ट्रांसफार्मर के लिए भी स्टडी किया था लास्ट क्लास में, जिसके थ्रू हमने वोल्टेज रेगुलेशन निकाला था या रेजिस्टेंस निकाला था या किस तरह से लॉसेज होते हैं वो सब चीज़ें उसमें निकाली थी। सेम उसी तरह से हमने डीसी मशीन के लिए भी स्टडी किया था। एक इस तरह का डायग्राम जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया होगा, तो एक इस तरह का डायग्राम था, अगर याद हो तो। यहाँ पे एक शंट ब्रांच पैरामीटर था, दिस इज योर शंट ब्रांच पैरामीटर एंड दिस इज द वाइंडिंग्स, ओके। इस तरह का एक स्ट्रक्चर था एंड सो ऑन। दिस इज द प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड, इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ हमने देखा था। फिर इसी तरह से हमने इसमें कुछ डिपेंडिंग ऑन दी वर्किंग क्राइटेरिया कि नो लोड कंडीशन में अगर ट्रांसफार्मर वर्क करता है या लोडेड कंडीशन में, नो लोड कंडीशन में, तो इस अकॉर्डिंग हमने उन चीज़ों को देखा था, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो मशीन्स होती हैं उसमें क्या होता है, दो टाइप के, हाँ हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन वाइज जो होता है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट एंड सेकंड होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। सो मैग्नेटिक सर्किट्स में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, पोल एंड दी पोल वाइंडिंग, यही होते हैं मैग्नेटिक पोल्स, जो कि नॉर्थ एंड साउथ दो पोल्स की तरफ वर्क करता है, और उसके ऊपर बाइंडिंग्स जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फुलफिल करने के लिए वी हैव अ बाइंडिंग ऑन दी पोल स्ट्रक्चर। सो टू क्रिएट अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट करने के लिए एक सिंपली एक आयरन रॉड लेंगे या आयरन का कोई भी पीस लेते हैं, उसके ऊपर हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करने के लिए वहाँ पे हम बाइंडिंग लगा देते हैं, तो इट विल कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो there comes a picture of the electromagnetic induction. To satisfy the law of the Faraday electromagnetic induction we have to create a electromagnets, ठीक है। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या होता है, हमारे पास आर्मेचर आता है, ठीक है, विच इज ऑल्सो अ पीस ऑफ आयरन और कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का पीस होता है। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम वाइंडिंग लपेटते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, ओके। सो इस तरह से जो सर्किट्स ड्रॉ होते हैं किसी भी मशीन्स में, चाहे हम डीसी मशीन की बात करें, ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, ट्रांसफार्मर में ये कन्फिगरेशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में थोड़े से आर्मेचर वगैरह नहीं होता बिकॉज इट इज ए स्टैटिक डिवाइस। तो इसमें मैग्नेटिक सर्किट्स जो होते हैं वो तो क्या बनाते हैं, आपकी कोर, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो होते हैं उसमें वाइंडिंग्स आती हैं। तो इस तरह से होता है। ये जो कन्फिगरेशन है, ये जो कंस्ट्रक्शन कन्फिगरेशन है वो किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ रोटेटिंग मशीन्स के लिए होता है, ठीक है। जब हम डील करेंगे रोटेटिंग मशीन से तो उसमें हम ये दोनों कन्फिगरेशन को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज द मैग्नेटिक सर्किट एंड नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट। एंड इन मैग्नेटिक सर्किट्स वी हैव पोल एंड पोल वाइंडिंग, ओके, एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वी हैव आर्मेचर एंड आर्मेचर वाइंडिंग। सो इस तरह से चीजें होती हैं। अब हमारा जो टॉपिक है इस सब्जेक्ट में, सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ द एसी मशीन्स वाइंडिंग्स। यू कैन सी इजीली हियर that first topic या second जो chapter है, after the objective of या after the introduction of this particular subject we have a second unit which is called fundamental of AC machines, AC machine windings। so in AC machine windings में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम इस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को ही स्टडी करते हैं, ठीक है। कौन सा कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का, ठीक है। हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में स्टडी करने का काम नहीं है क्योंकि वो
प्रीवियस क्लास में जब हमको याद होगा इलेक्ट्रिकल मशीन का फर्स्ट पोर्शन था, तो उसमें सेकेंड यूनिट क्या था, मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में था। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें वहाँ पे पढ़ ली गई हैं। इसलिए अब मैग्नेटिक सर्किट्स, अब जब मशीन सेकंड की शुरुआत कहाँ से की गई, फंडामेंटल ऑफ एसी मशीन्स वाइंडिंग से की गई, जिसमें कि हम आर्मेचर वाइंडिंग के कन्फिगरेशन को स्टडी करेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग्स जो होते हैं उसमें किस टाइप के कन्फिगरेशन हम यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होंगी कि जैसे कि हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था। ठीक है, एक बेसिक सा आइडिया यहाँ से समझ में आता है कि जब हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको बोलते हैं EMI, जब हमने स्टडी किया था, तो उसमें हमने एक फाइनल जो हमारा आउटकम था, फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ रहा था, वो क्या था, E इक्वल्स टू क्या होता है, NdΦ/dt। ठीक है, ये था। अब इसमें जो एक बोला जाए कि जिसके लिए पहली बार पढ़ने वाला सब्जेक्ट होगा, उसको ये नहीं पता होता कि EMF क्या है, N क्या है, फाई क्या है, टाइम T तो ऑब्वियसली सबको पता होता है, डी/dt इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द फ्लक्स, बट व्हाट इज द फाई, व्हाट इज द N। तो इस आउटकम को निकालने के लिए वी गो थ्रू दी बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट्स। जो हमने स्टडी किया था, क्या होता है वो, फाई विच इज अ फ्लक्स, रिलक्टेंस RL, ठीक है, B, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड H इज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड वो BH कर्व भी आता है इसके अंदर, बट वो सब चीज़ें बात की होती है। तो हमने सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी होता है कि व्हाट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ द पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तभी हमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जो है समझने में ईजी रहेगा। सो इस आउटकम को निकालने के लिए वी गो थ्रू दी बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हाट इज दैट, firstly what is that, the first one is the flux, then reluctance, these are the basic terminals of the magnetic circuits। इन्हीं से मैग्नेटिक सर्किट मिलकर बना होता है। जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वोल्टेज से, करंट से और आपके रेजिस्टेंस से। ओके, सो इसको ये दिस इज द बेसिक थिंग्स। ओके, तो हमारे पास आउटकम क्या निकल के आता है इसका, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ का जो फाइनल आउटकम था उसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तभी हमें ओम्स लॉ समझ में आएगा, V इक्वल टू IR। सेम उसी जैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो प्रिंसिपल लॉ होता है वो होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको समझने के लिए वी गो थ्रू दी बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक सर्किट्स। और व्हाट इज, एंड वो क्या थे हमारे पास, फ्लक्स, रिलक्टेंस और B and H। ठीक है, फ्लक्स, रिलक्टेंस एंड दी फ्लक्स इज दी करंट। व्हेन वी गो थ्रू, जब हम एक कंपैरिजन करने बैठेंगे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट का, तो उसमें क्या होता है, करंट किससे रिप्लेस हो जाता है, फ्लक्स से, वोल्टेज किससे रिप्लेस हो जाता है, आपके MMF से, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स से, और रिलक्टेंस, रेजिस्टेंस जो है किससे रिप्लेस हो जाता है, रिलक्टेंस से। तो हमने एक टेबल भी बनाई थी जब आपकी फर्स्ट ईयर में स्टडी कराया था सब्जेक्ट, तो उसमें हमने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट दोनों की एक टेबल भी ड्रॉ किया था। सो इसी तरीके से मेरा कहने का मतलब यही है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग का जब हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे, या उसकी हमें ये जानना है कि कौन सा कन्फिगरेशन हम यूज़ करेंगे जिससे कि हमारे पास जो इंड्यूस EMF निकल के आएगा उसकी वैल्यू या उसका जो आउटपुट है, मशीन का आउटपुट कैसे ज़्यादा है, कौन सा कन्फिगरेशन हम यूज़ करें, जैसे कि वो सब चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि टॉपिक्स में आपको दे रखा है, देखो कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट है, पहले तो हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो सेकेंड यूनिट आपकी बता दी फंडामेंटल्स ऑफ, एक मिनट, you can see fundamentals of machines, AC machines winding. Okay, if some kind of audio or video quality here, you can message me, because this is a demo video lectures. Okay, and we try to improve this in further lectures. Okay, so first one is the physical arrangement of winding in stator and cylindrical rotor। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, फिजिकल अरेंजमेंट देखना होगा स्टेटर एंड सिलेंड्रिकल रोटर में। स्लॉट्स फॉर दी वाइंडिंग्स, ठीक है, सिंगल टर्न कॉइल क्या होता है, एक्टिव पोर्शन एंड ओवरहैंग, ठीक है, फुल पिच वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स, वाइंडिंग एक्सिस कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सिस एंड दी क्वाड्रेचर एक्सिस, 3D विजुअलाइजेशन ऑफ द अबव वाइंडिंग टाइप्स। अब जिसने आर्मेचर रिएक्शन को, डीसी मशीन के आर्मेचर रिएक्शन को अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसके लिए थोड़ा बहुत ये इजी रहेगा टॉपिक समझना कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, विजुअलाइजेशन ऑफ द अबव वाइंडिंग टाइप्स, एयर गैप MMF डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये MMF डिस्ट्रीब्यूशन आर्मेचर रिएक्शन में भी था, कैसे ट्रेपेजॉइडल होता है, कैसे स्क्वायर वेव का टाइप होता है। ठीक है, वो सब चीज़ें जब हमने MMF डिस्ट्रीब्यूशन देखा था आर्मेचर रिएक्शन का, तो जिसको ये पता होगा वो इजीली समझ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंसंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग्स के बारे में। ठीक है, उसमें साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। सो
ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर किस के लिए, पूरा आपके आर्मेचर के लिए, आर्मेचर वाइंडिंग के लिए, ठीक है। ये जो कन्फिगरेशन हम स्टडी करेंगे वो किस के लिए स्टडी करेंगे, आर्मेचर साइड के लिए करेंगे, ना कि मैग्नेटिक सर्किट्स के लिए स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग्स जो हैं उसी में ये सारे कन्फिगरेशंस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, अभी मैं दोबारा बता दूंगी कि क्या है। इस टॉपिक्स के बारे में आज अब शुरुआत कर देंगे। नेक्स्ट होता है हमारे पास जो टॉपिक है वो है पल्सेटिंग एंड रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इससे पहले हमने रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी नहीं किया था, हमने सिर्फ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था, या मैग्नेटिक फील्ड ना लीनियर वेव के में हमने स्टडी किया था कि जब आपका फ्लक्स जो है वो किसी एक कोर से होकर के, एक कोर से होकर के दूसरी कोर में कैसे जो है वो ट्रांसफर होता है। स्टैटिक एमएमएफ या स्टैटिक ईएमएफ का नाम सुना होगा, सुना क्या है, वो एक टाइप होता है, एक होता है म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ और एक होता है स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ कहाँ पे काम करता है, हमारे पास ट्रांसफार्मर केस में था, एक होता है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और एक होता है म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड्स, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड्स में हम लोग रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड्स में क्या होता है, जस्ट अ सेकंड, अब ये क्लियर दिख रहा होगा। अब इसमें क्या होता है देखो, पल्सेटिंग एंड रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जब भी हम अभी तक हमने जिन भी मशीन्स के बारे में स्टडी किया है, जिस भी मशीन के बारे में स्टडी किया है, जैसे ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या है स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है और या फिर म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ होता है। तो उसमें कहीं भी रिवॉल्विंग नेचर नहीं था, मशीन जो थी प्रॉपरली आपकी एक स्टैटिक मूवमेंट कर रही थी या स्टैटिक नेचर का वो परफॉर्मा था उसका। लेकिन अब जो मशीन सब स्टडी करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था हम कौन सी मशीन स्टडी करेंगे, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन। अब ये दोनों ही मशीन्स कौन सी होती हैं आपकी, रिवॉल्विंग नेचर की होती है, यानी कि रोटेटिंग नेचर की होती है। प्रीवियसली हमने रोटेटिंग नेचर की जो मशीन पढ़ी थी वो थी डीसी मशीन, लेकिन वहाँ पे रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लक्स का नेचर था वो डीसी था, ठीक है। देखो इसमें मैं वही कहती हूँ कि आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फुलफिल करने के लिए वी हैव थ्री पर्टिकुलर, हमारे पास 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहला तो आपका फ्लक्स होता है, दूसरा कंडक्टर होता है और तीसरा उन दोनों के बीच की रिलेटिव मोशन होता है। अब ये जो रिलेटिव मोशन है कंडक्टर और फ्लक्स के बीच की, वही आपकी डिफाइन करती है कि आपका जो ईएमएफ डेवलप होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा या डायनेमिक नेचर का होगा, ठीक है। तो देखो डायनेमिक नेचर का ईएमएफ हमने स्टडी किया था जब हमने मोटर के बारे में स्टडी किया था। अब इसमें जो मैं रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या है बेटा, इसके अंदर सिर्फ यही चीज़ आती है कि हम जो हमारी वाइंडिंग्स होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल फेज या 3 फेज दो बातों में डील करते हैं इसी में, तो 3 फेज वाइंडिंग्स जो होती हैं वो प्रॉपरली एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होती हैं। तो जब मशीन की वाइंडिंग्स हैं, ठीक है, जब वो 3 फेज क्योंकि अभी तक हमने 3 फेज के बारे में स्टडी नहीं किया है, ठीक है। ट्रांसफार्मर था उसमें हमने देखा होगा, लेकिन वहाँ पे वो रिवॉल्विंग फंडामेंटल आता ही नहीं है क्योंकि इट इज़ ए प्योरली स्टैटिक डिवाइस। लेकिन जब हम इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमें अल्टरनेटिंग करंट पल्सेटिंग फील्ड में देखना पड़ेगा। मतलब कि जो आपकी वाइंडिंग्स हैं जब वो 90 डिग्री अपार्ट होंगी और 120 डिग्री अपार्ट होंगी, तो उस केस में कैसे वो वर्क करती है। नेक्स्ट होता है हमारे पास टॉपिक है, वो है हमारे पास सिंगल इंडक्शन मशीन का, ठीक है। ये है इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन के पोर्शन में क्या होता है, देखो इंडक्शन मशीन का पोर्शन में है हमारे पास कंस्ट्रक्शन, ठीक है, टाइप्स, स्क्वायरल केज, स्लीपिंग, वही जो एक मशीन को पढ़ने का क्या रूल होता है, क्या चीज़ हम देखते हैं उसके अंदर, सबका सेम पैटर्न होता है। सबसे पहले होता है उसका कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट उसकी वर्किंग, थर्ड वन उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड इसके बीच में आ जाए यहाँ पे टाइप्स ऑफ द मशीन। यही चीज़ हम सेम पैटर्न में स्टडी करते हैं, हर मशीन के लिए सेम होती है वो, तो सेम उसी तरीके से इसमें भी होता है कंस्ट्रक्शन, देन टाइप्स आएगा, उसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा,
ठीक है। उसके बाद इसकी पैरामीटर्स आएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स को डिफाइन करने के लिए वी हैव टू ड्रॉ दी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पर्टिकुलर इंडक्शन मशीन, जो कि सेम होती है। इंडक्शन मशीन इज क्या होता है, इंडक्शन मशीन नथिंग बट इट इज अ रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अगर एक ट्रांसफॉर्मर को रोटेट कर देंगे तो हमारे पास जो चीज़ निकल के आएगी वो इंडक्शन मशीन होता है, ठीक है। सारी मशीन जो होती हैं वो एक दूसरे से लिंक होती हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर डीसी मशीन्स और आपको आइडिया नहीं है ना, तो ये टॉपिक पढ़ने में हमें थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन डिफिकल्टी आती है अगर हमें पुराना नहीं याद है तो। सो उसके बाद इसमें मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ ब्रेकिंग, स्पीड कंट्रोल ऑफ द इंडक्शन मशीन, सब कुछ सेम जैसे डीसी मशीन में स्टडी किया था, सेम वैसा का वैसा इसके अंदर भी है। बस क्या हो जाएगा, मेथड अलग हो जाएंगे, वर्किंग अलग हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट ये हमने स्टडी किया था 3 फेज इंडक्शन मशीन के लिए। वी हैव अ सिंगल फेज इंडक्शन मशीन ऑल्सो। अभी सिंगल फेज इंडक्शन मशीन की स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि जो भी हमारे घर में लोड है वो सिंगल फेज है, 3 फेज तो है नहीं। तो जो भी मशीन हम यूज़ करते हैं वो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन यूज़ करते हैं, चाहे हमारा वैक्यूम क्लीनर हो, चाहे वो कोई भी मिक्सर ग्राइंडर हो, चाहे वो कोई भी सीलिंग फैन हो, किसी भी तरीके का जो भी समर कूलर्स आते हैं उसमें जो पंप मोटर होती है उन सब में कौन सी मशीन लगी होती है, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन लगी होती है। इसीलिए इसको सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन फीचर उसके अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि मशीन्स जो है अब वो एक बल्कि साइज की या बड़ी मशीन ना होकर के छोटी मशीन में तब्दील हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में उसको कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑब्वियसली डिफर करेंगे फ्रॉम दी 3 फेज इंडक्शन मशीन। देन इसकी वर्किंग प्रिंसिपल आता है जिसमें कि आपका डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी आएगा। नेक्स्ट इसका इक्विवेलेंट सर्किट आएगा। नेक्स्ट अगेन वही सेम पैरामीटर्स आपके निकालने पड़ेंगे टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडक्शन मशीन। नेक्स्ट उसके बाद टाइप्स ऑफ द इंडक्शन मशीन आएगा, स्प्लिट फेज, स्टार्टिंग मेथड है यानी एप्लीकेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास टॉपिक निकल के आता है वो है हमारे पास सिंक्रोनस मशीन, विच इज द लास्ट मशीन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन इन 4 सेमेस्टर क्लासेस। सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन फीचर्स होंगे, टाइप्स ऑफ द मशीन, अगेन द सेम मेथड, सिलेंड्रिकल और सिंक्रोनस सेलियन पोल टाइप, जो भी आपका मशीन का टाइप होगा। अगेन वी हैव टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द पर्टिकुलर मशीन, देन वी हैव टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स। ओके, नेक्स्ट अगेन उसका वोल्टेज, उसका कोई ना कोई कर्व होगा, ठीक है, या तो टॉर्क स्प्लिट कर्व होगा या फिर उसका वी कर्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कुछ इसमें एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं वो है इसका पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर कैसे होता है, सिंक्रोनाइजेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन का जहाँ पर यूज़ होता है प्योरली उनका यूज़ होता है प्लांट्स में, जो जनरेटिंग प्लांट्स हैं, जो जनरेटर वहाँ पे लगा होता है वो किस नेचर का जनरेटर होता है, वो सिंक्रोनस मशीन टाइप का होता है। वो इंडक्शन मशीन का जनरेटर नहीं होता है, ना ही वो डीसी मशीन टाइप का जनरेटर होता है। वो कौन सा जनरेटर होता है, सिंक्रोनस जनरेटर होता है, जिसका हम यूज़ करते हैं। अब वहाँ पे इसका यूज़ क्यों करते हैं, बाकी मशीनों में क्या ऐसी कमी है जिसका यूज़ नहीं कर सकते, वो जब हम मशीन स्टडी करेंगे तो हमें वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ AC मशीन वाइंडिंग्स का। तो यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ दी मशीन्स जो है वो लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ दी आर्मेचर वाइंडिंग। तो जो टाइप्स हैं आर्मेचर वाइंडिंग के, पहले हम उसका नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है सिंगल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग एंड लास्ट वन इज दी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो जो मशीन हम यूज़ करते हैं ना, जो अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे हमने जो डीसी मशीन में भी यूज़ करा होगा, वो फुल पिच और शॉर्ट पिच टाइप की मशीन या शॉर्ट पिच टाइप की वाइंडिंग को यूज़ करते हैं। ये दोनों जो टाइप है लास्ट के, कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ये हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन में। सिंक्रोनस मशीन, जब हम सिंक्रोनस मशीन स्टडी करेंगे, वैसे तो हम अभी स्टडी करेंगे इसको क्योंकि ये पूरा वाइंडिंग का पोर्शन है, तो हम क्या करेंगे सिंक्रोनस मशीन की, ये मतलब मैं बता रही हूँ कि कहाँ पे इनका यूज़ करते हैं। अब सिंगल लेयर डबल लेयर जो होता है, ये फुल पिच भी हो सकती है, ये शॉर्ट पिच भी हो सकती है, ये कंसंट्रेटेड भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकती है। अब ये सिंगल लेयर क्या होता है, डबल लेयर क्या होता है, इसके बारे में भी हम फर्दर स्टडी करें। तो जो फुल पिच और शॉर्ट पिच वाइंडिंग है, इनके बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, पहले भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं, स्टडी तो हम अभी भी करेंगे, इसका यूज़ पहले भी कर चुके हैं। जैसे कि जब हमने डीसी मशीन का कन्फिगरेशन किया है तो उसके अंदर हम फुल पिच या शॉर्ट पिच 2 तरह का कन्फिगरेशन देखते हैं। नेक्स्ट होता है, अभी हम इसमें इंडक्शन मशीन में भी इस तरह की कन्फिगरेशन का यूज़ करते हैं। और
ट्रांसफार्मर में तो शॉर्ट पिच फुल पिच का कुछ काम होता नहीं, बिकॉज इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। वहाँ पे आपके पास वाइंडिंग्स होती है जिसको कि आपको सिर्फ वाउंड करना होता है एक कोर लिंब के ऊपर, ठीक है। तो डीसी मशीन हो गया, इंडक्शन मशीन है, एंड बस यही होती है, और सिंक्रोनस मशीन है, ठीक है। ट्रांसफार्मर हमें देखना नहीं है, सिंगल लेयर डबल लेयर वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो ये जो दो टाइप्स की कन्फिगरेशन है, जो लास्ट कन्फिगरेशन है, ये मैं आपको पहले क्लियरफाई कर देती हूँ कि इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, सिंक्रोनस मशीन में करते हैं। तो सबसे पहले वी गो थ्रू दी बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ दी मशीन। तो ये तो हमारा, ये आप नोट डाउन भी करते चलिएगा, ये आपका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हम आज स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आता है, सबसे पहले जो टॉपिक रहता है बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ दी आर्मेचर वाइंडिंग। बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हम लोग फर्स्ट स्टडी करेंगे कंडक्टर के बारे में। आज सिर्फ कंडक्टर और टर्न के बारे में स्टडी करेंगे, बाकी की जो टर्म्स है वो हम कल वाले लेक्चर में देख लेंगे। तो व्हाट इज द कंडक्टर? कंडक्टर इज नथिंग बट द एक्टिव लेंथ ऑफ वायर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड फ्लक्स, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंडक्टर? इज एक्टिव लेंथ ऑफ वायर अंडर influence of the main field flux। अगर मैं फील्ड फ्लक्स बोलूँ या मेन फ्लक्स बोलूँ तो बात सेम ही होती है, यानी कि एक्टिव पोर्शन होता है और एक होता है इनएक्टिव पोर्शन। एक्टिव पोर्शन क्या है? वो पोर्शन जो कि टोटली किसके ऊपर इन्फ्लुएंस में या किसके इफेक्ट में है? आपके मेन फील्ड फ्लक्स में, या फील्ड फ्लक्स से वो पोर्शन कंडक्टर का वो या वायर का वो पोर्शन जो कि डायरेक्टली किससे कनेक्शन में है? आपके फील्ड फ्लक्स से, तो उसको मैं बोलती हूँ कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद अपने पास सेकंड होता है आपके पास टर्न, यहाँ नहीं दिखेगा। नेक्स्ट आता है टर्न। तो कोई भी कॉइल बनाने के लिए हमें क्या नीड होता है? नंबर ऑफ टर्न्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज़ हम नंबर ऑफ टर्न्स जो है क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर में स्टडी किया है कि नंबर ऑफ टर्न्स से आपका क्या होता है, नंबर ऑफ वाइंडिंग, या वाइंडिंग जो होता है किससे मिल करना होता है? नंबर ऑफ टर्न्स से मिल करना होता है। तो टर्न जो होता है इसके लिए हम लिख सकते हैं मेड अप विद दी नंबर ऑफ कंडक्टर। और इसमें क्या लॉजिक होता है वो चीज़ समझने वाली है नंबर ऑफ टर्न्स और कंडक्टर के बीच में। जैसे कि मान के चलिए कि हमें एक टर्न की कोई वाइंडिंग बनानी है, जैसे कि एक टर्न की वाइंडिंग कैसे दिखेगी? एक टर्न की वाइंडिंग या फिर कोयल बनानी है, ठीक है। तो कैसे होगा? ये कोई भी एक आपका कंडक्टर होगा, सिंपल कंडक्टर है, ठीक है। इसको हमें कैसे बनाना होगा? एक टर्न, यानी कि दिस इज ए सिंगल टर्न कॉइल, ठीक है। ये होता है वन टर्न कॉइल, इस तरह से दिखाएगी कुछ वन टर्न कॉइल, ठीक है। सो एक टर्न की कॉइल बनाने के लिए वी नीड टू कंडक्टर्स, ठीक है। टू कंडक्टर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब ये सवाल आता है कि यहाँ तो हमने एक ही कंडक्टर ले रखा है, इसी को हमने घुमा दिया तो ये हमारे पास एक टर्न की कॉइल बन के आएगी। ऐसा सिर्फ हम सोच सकते हैं, फिजिकल और प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये चीज़ कभी भी सेटिस्फाई या फुलफिल नहीं हो सकती, बिकॉज जब हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो हमें और चीज़ें क्लियर होती चाहिए। जो भी वाइंडिंग होती है उसका कैसे प्लेस्ड होता है, या वो किस तरह से दिखती है, या कैसे उसको हम रखते हैं वाइंडिंग को एक स्लॉट्स के बीच में, कैसे उसका फिजिकल कन्फिगरेशन निकल के आता है, वो चीज़ अलग होता है। और जो हमें इमेजिनेशन होती है कि हाँ एक सिंपल कंडक्टर होगा, उसको घुमा दिया तो हमारे पास कॉइल बन के आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अभी तक के लिए हमें हमारे दिमाग में ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि एक टर्न की कॉइल बनाने के लिए वी नीड टू कंडक्टर्स। इसी तरीके से अगर टू टर्न की कॉइल बनानी होगी तो क्या होगा? वी नीड 4 कंडक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्न की कॉइल बनानी होगी तो हमारे पास कितने कंडक्टर चाहिए होंगे? 6 कंडक्टर चाहिए।
तो अगर मैं कंडक्टर को एक सिंबलाइज करूं किसी एक पर्टिकुलर सिंबल से, या इसको मैं डिनोट करूं किसी एक पर्टिकुलर से, तो किससे डिनोट करती थी मैं, जब हमने E=5Zn/60 वाला फॉर्मूला याद किया होगा डीसी मशीन में, तो उसी से हम निकाल सकते हैं कि Z वहाँ पे क्या बताता था, आर्मेचर कंडक्टर के नंबर को बताता था। इसी से टर्न को कौन सिंबलाइज करता था, N, ठीक है। N किसको सिंबलाइज करता था, नंबर ऑफ टर्न्स को सिंबलाइज करता था। या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, T से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है, T से भी बता सकते हैं। तो T इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड Z इज द नंबर ऑफ कंडक्टर। तो इससे हमारे पास क्या एक जनरलाइज फॉर्मूला क्या निकल के आएगा कंडक्टर और टर्न के बीच का, होता है हमारे पास T इक्वल्स टू या फिर Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2T, ठीक है, या फिर T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Z/2 इज दी T, ठीक है। ये हमारे पास एक चीज निकल के आया, ठीक है। सो यहाँ से भी देख लो इसको एक बार, Z इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब Z दैट मीन्स अगर हमारे पास सिंगल कंडक्टर होगा, ठीक है, समझने की कोशिश करना, 2T दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमारे पास एक है तो हमारे पास कंडक्टर की डिमांड कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। फॉर्मूला लिखते जाना, नंबर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना, यू हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ व्हाट पर्टिकुलर आउटकम वी विल टॉकिंग अबाउट। सो T इक्वल्स टू क्या जाएगा Z/2, ठीक है। तो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग टर्न के बाद कॉइल का देखेंगे, कॉइल के बाद इसमें देखो क्या क्या टॉपिक्स आएंगे हमारे पास, कॉइल, ठीक है, कॉइल स्पान क्या होता है, ठीक है, पोल पिच क्या होता है, ओके, कॉइल स्पान, इसको कॉइल पिच भी बोलते हैं, जिसी के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे हमारी आर्मेचर वाइंडिंग को फुल पिच और शॉर्ट पिच वाइंडिंग में, ठीक है। पोल पिच क्या होता है, कॉइल पिच क्या होता है, कॉइल पिच क्या होता है, इसी के बाद हम आगे और भी फर्दर इसमें चीज़ें होती हैं जो हम विद डायग्राम से देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।